नमस्कार दोस्तों, हम लाए हैं क्लास 9 चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका के जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक संरचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। कोशिकाओं में जीव द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली घिरा रहता है। इसके बीच में एक केंद्र रहता है जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका में विविधता, डाइवर्सिटी इन सेल्स। कोशिका में विविधता किस प्रकार से होती है? जीवों में कोशिकाओं के रूप में आकार में और संख्याओं में काफ़ी भिन्नता रहती है। कोशिकाओं अलग अलग आकार की होती हैं। कुछ सूक्ष्मजीव सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं जिसमें एक कोशिका कहते हैं। कुछ सूक्ष्म तरीके के जीव होते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं, उसे हम कोशिकीय भी कहते हैं, उनके समूह को कोशिकीय कहते हैं। तथा कुछ जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे लगभग 50 किलोग्राम के मानव शरीर में 50 गुणा 1015 कोशिकाएं होती हैं। कोशिका की खोज, सेल्स डिस्कवरी। कोशिका खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक में माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली सूक्ष्म भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी कई कोठरियां देखीं। इन कोठरियों ने रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली सूक्ष्म भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कई कोठरियां देखीं। इन कोठरियों ने रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी खोज की। कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है? तो आइए देखते हैं। कोशिका के अध्ययन के सुगमता की दृष्टि से 3 भागों में बांट गया है। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, नंबर 2 कोशिका द्रव्य, नंबर 3 केंद्रक जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्मा। तो आप केंद्रक के नीचे ये जो पैराग्राफ बना है इसे एक बार देख लीजिए। ये कोशिका, पादप कोशिका, इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुल्जिका होते हैं, कोशिका द्रव्य होता है। कई प्रकार से इसमें झिल्लियाँ होती हैं। और आगे चलते हैं। ये देखना है कि हम कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, ये कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और झिल्ली लचीली होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो कोने वाली जो होती हैं, ये किनारे किनारे पे जो होती हैं, जो झिल्ली होती हैं बहुत पतली होती है और मुलायम होती हैं जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती हैं। ये कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती हैं तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। इस कोशिका झिल्ली के अंदर होता है कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। पादप कोशिकाओं चारों ओर से एक मोटे और कई आवरण द्वारा घिरी होती हैं। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये मुख्यालय सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका का निश्चित रूप देकर सुरक्षा और सहारा प्रदान करती हैं और कोशिका को सूखने से बचाती हैं। अब जानते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य अनेक अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। यह गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ होता है। इनमें अनेक रचनाएं पाई जाती हैं। एक चीज़ और बता दूं, नोट लिख लेना। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं का संरचना दृढ़ता प्रदान करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना। कोशिका द्रव्य में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कहते हैं। नंबर 1 अंतःप्रतवी जालिका।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, जिन्हें अंतःपदवी जालिका कहते हैं। ये जो अंतःपदवी जालिका होते हैं, कोशिका द्रव्य में अंदर पाई जाती हैं, जिसमें हम जंतु और पादप कोशिकाओं के केंद्रक द्रव्य में बहुत छोटे, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल सा बना होता है, जिसे हम अंतःपदवी जालिका कहते हैं। अंतःपदवी जालिकाएँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 चिकनी अंतःपदवी जालिका, जिसे इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER बोलते हैं। और नंबर 2 खुरदरी अंतःपदवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं RER। खुरदरी अंतःपदवी जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं, जिसे राइबोसोम्स कहते हैं। जैसे ये है कि खुरदरी अंतःपदवी जालिका है, इसके जो बाहर की तरफ जो पदवी जालिका है, उसमें छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। और अंतःपदवी जालिका के कुछ कार्य हैं। नंबर 1 अंतःपदवी जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। नंबर 2 SER का मतलब है तुम्हारा चिकनी अंतःपदवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती हैं। SER वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती हैं। तो आइए चलते हैं। नंबर 3 पे है अंतःपदवी जालिका कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। और नंबर 4 अंतःपदवी जालिका कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती हैं। नंबर 5 RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती हैं। तो ये जो हमने जो आपको बताया था कि ये जो बाहरी झिल्ली पर छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे राइबोसोम्स कहते हैं। तो राइबोसोम्स के भी कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ कार्य होते हैं, जिसे हम देखते हैं कि क्या होते हैं। राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसमें पहला है गोल्जी उपकरण एवं गोल्जी काय। राइबोसोम्स के अंदर एक गोल्जी काय होता है, जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ जैसी रचना होती है। ये यूकेरियोटिक कोशिका, जीवाणु एवं प्राकृतिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। यह कोशिका का श्रवणांगक है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक होती हैं। और नंबर 2 लाइसोसोम्स, यह बहुत सूक्ष्म कोशिका अंग होता है। यह हमारी कोशिका के अंदर बहुत सूक्ष्म अंग होता है, कोशिका अंग होता है। इसका आकार थैली जैसा होता है, जिनमें एंजाइम्स भरे होते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं बहुत भरे हुए। यह कोशिका में प्रवेश करने वाली बड़े, जिनमें कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है और जीवाणु तथा वायरस से रक्षा करता है। इसके नीचे छोटा सा नोट लिख लेना कि लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि इनमें क्षतिग्रस्त है जाने पर उसे नष्ट कर देते हैं। मतलब लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं, जिसमें लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि जब ये नष्ट हो जाते हैं ना, जब ये क्षतिग्रस्त होता है, तो इसे बिल्कुल भी फेंक देते हैं, नष्ट हो जाती हैं, ये किसी काम की नहीं रहते। तो आइए चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चैप्टर 9 का जो बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसका कोई फोटो मतलब पिक या कोई पैराग्राफ बताइए, जिसमें हम देख सकें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, कैसा दिखता है, कैसा काम करता है। तो आइए इसमें देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जो कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म धागेनुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई होती है। ये बहुत सूक्ष्म होती है। ये जंतु कोशिकाओं में अनेक पाई जाती हैं। ये कोशिकीय श्वसन के एंजाइम्स के चलते चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीजन ले लेती हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होता है। यह ऊर्जा ATP के रूप में मौजूद है। ATP का फुल फॉर्म है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो आपका गोला सा दिख रहा है, इसमें अंतर झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली होती है। ये 3-4 तरह की होती हैं। ये बहुत गोलाकार होता है, ये बिखरी हुई सी होती हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है लवक, प्लास्टिड। यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लवक कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरी रहती है। इसका आकार अंडाकार गोलाकार होता है।
यह 3 प्रकार की होती है। अवर्णी लवक, ये जो लवक होता है प्लास्टिड होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहला नंबर है अवर्णी लवक, जिसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इसमें रंगहीन या श्वेत होती हैं। यह मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाई जाती हैं और खाद्य संचय का कार्य करता है। नंबर 2 वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट रंगीन होता है, यह फूलों और बीजों में रंग प्रदान करता है। और नंबर 3 होता है हरित लवक, जो ज़्यादातर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट होता है। ये हरे रंग का लवक होता है। इसके कारण पत्तियां बहुत हरी हो जाती हैं और ये भोजन संश्लेषण में सहायता करता है। फिर आगे चलते हैं रसधानी, वैक्यूल्स। कोशिकाओं की रसधानी चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा होता है। इस झिल्ली के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरे होते हैं, जिसे कोशिका रस कहते हैं। यह जल संतुलन का कार्य करती हैं तथा यह पादप कोशिकाओं में कठोरता प्रदान करती है। फिर आगे चलते हैं तारक का, कॉन्स्ट्रोम। यह बेलन जैसी रचना है, यह केंद्रक के पास मौजूद रहती हैं। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यह कोशिका के प्रचलन अंगक है। आगे चलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये छोटी छोटी नलिकाएं जैसी होती हैं जो कोशिका द्रव में पाई जाती हैं। ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल, सेंट्रोल, सीलिया के निर्माण में भाग लेती हैं। नंबर 3 केंद्रक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है, ये केंद्रक क्या होता है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इसका पैराग्राफ समझाइए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे यूपी बोर्ड में, बहुत बार पूछा जाता है क्लास 9th में कि ये केंद्रक होता है क्या, न्यूक्लियस होता है क्या। तो इसे देखिए क्या होता है। ये कोशिका द्रव्य के बीच एक कोशिका द्रव्य होता है, जिसमें बीच में बड़ी गोल बहुत गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में एक केंद्रक मौजूद रहता है। इनके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है। जितनी भी कोशिका हैं उनके अंदर बहुत सूक्ष्म एक कण होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। ये चारों ओर से दोहरे परत में की झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक की संरचना को अध्ययन दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 केंद्रक झिल्ली, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारी केंद्रक के चारों ओर झिल्ली बहुत मोटी परत होती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर दूसरे पे केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। नंबर 3 केंद्रिका, न्यूक्लियस। ये आपको एक ग्लोब सा दिखाई दे रहा होगा। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है। जब भी आपको पूछा जाए कि केंद्रक होता है क्या, तो ये बढ़िया लिख जाएगा और तुम समझा भी पाओगे और चित्र से और बहुत ज़्यादा समझ पाओगे। तो चित्र के अंदर जो हमें बताई जा रही है ये केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक झिल्ली क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली वाली झिल्ली होती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव्य की निश्चित आकृति रखती है। इस झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं, जिनके द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब दूसरा समझते हैं केंद्रक द्रव्य क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव्य भरा रहता है, जिससे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। नंबर 3 केंद्रिका, न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी अंडाकार रचना होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय सहायता करती है तथा आरएनए का संश्लेषण करती है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो भी यही है कि गुणसूत्र क्या होते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपने देखा होगा कि 2 नंबर में 4 नंबर में आपको पूछा जाता है कि गुणसूत्र क्या होता है। तो आइए चलते हैं, हम बताते हैं कि कोशिका के केंद्रक में लंबी तथा अत्यंत कुंडलित धागे के रूप में एक रचना पाई जाती है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पेलिकल्स। यह गुणसूत्र का सबसे छोटी बाहरी भाग होता है। यह मैट्रिक्स को घेरे रहती है। नंबर 2 मैट्रिक्स। गुणसूत्र में जालीदार रचना होती है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 समांतर कुंडलित धाग से समान रचना होती है, जिसे हम अर्धगोल गुणसूत्र कहते हैं। नंबर 3 क्रोमेटिड्स।
गुणसूत्र में एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी रचना होती है जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमेटिड्स में दो या दो से अधिक महीन कुंडलित धागे के समान रचना होती है जिसे हम क्रोमिनेमेटा कहते हैं। मतलब ये जो तीन चीज़ हैं गुणसूत्र के अंदर जो पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं। पहला है पेलिकल्स, जो गुणसूत्र का सबसे छोटी बाहरी भाग होता है। फिर दूसरा भाग है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो हमारे बाहर से जो जालीदार रचना होती है, जो बाहर से घिरी हुई होती है, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 3 पे क्रोमेटिड्स। गुणसूत्र में एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी रचना होती है जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। आपको 2 नंबर में बताया जाएगा कि मानव कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। मकई के पौधे में 20 गुणसूत्र होते हैं। टमाटर के पौधे में 24 गुणसूत्र रहते हैं। और आलू के पौधे में 48 गुणसूत्र होते हैं। और मेढक के में 64 गुणसूत्र होते हैं। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, इसे आप एक बार कॉपी पर नोट कर लिए। फिर आगे चलते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है प्राकृतिक कोशिकाएं। प्राकृतिक कोशिका क्या होती हैं? यह आद्य कोशिका होती हैं। इसका आकार छोटा होता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें एक गुणसूत्र पाया जाता है हरितलवक माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जिकाएं अंतःप्रविजालिका नहीं पाए जाते। इनकी कोशिकाओं का विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। ये जो प्राकृतिक कोशिकाएं हैं इनमें जो तुम्हारा होता है, ये इसके अंदर होता है तुम्हारा केंद्रक तो होता ही नहीं है ये और तुम्हारे में नहीं होता, हरितलवक भी नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती, कोशिका और अंतःप्रविजालिका ये नहीं पाई जाते हैं। और इसमें कोशिकाओं का विभाजन विखंडन मुकुलन द्वारा होता है। दूसरी यूकेरियोटिक कोशिका। यह विकसित कोशिका है तथा इसका आकार बड़ा होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित रहते हैं। इसमें अनेक क्रोमोसोम्स पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक पादप ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसमें कोशिका का विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। अब हम चलते हैं कि पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, कि जब हम किसी पौधे को दूधते हैं तो उसमें परिवहन कैसे होता है, ये किस तरह से काम करते हैं। पदार्थों का परिवहन किस तरह हो सकता है, तो देखिए, उपयोगी पदार्थों का अनेक मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कोशिकाओं से पदार्थ का परिवहन कहते हैं। जो पदार्थ के अंदर जो परिवहन होता है उसमें हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं और जो हमारे जो महत्वपूर्ण कोशिकाएँ और उसको जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको हम उस स्थान में ले लेते हैं और तुम्हारी जो हम बाहर निकाल देते हैं उसे अंदर हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम पदार्थों का परिवहन कहते हैं। फिर इसमें आता है पदार्थों के परिवहन में एक डेफिनेशन है विसरण, डिफ्यूजन। गैस, द्रव्य तथा विलय के अणुओं की अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र को ले जाने वाली गति को ही विसरण कहते हैं। जब ये विसरण जो है ये पदार्थों में जब गैस, द्रव्य, विलय, जब ये अणु की जो संख्या कम होती है इसे जब ये बढ़ जाती है तो इसे हम विसरण कहते हैं। और दूसरी हेडिंग है परासरण, ऑस्मोसिस। जल या विलायक का अर्ध पारगम्य व चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को ही परासरण कहते हैं। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली और चयनात्मक झिल्ली ये जो मिलाकर जो हमारे पास जो विसरण होता है, विसरण तो आपको पता ही है, गैस, द्रव्य, विलय होता है, इनके जो अणु होते हैं इसको ही जब हम मिक्स कर देते हैं जो हमें जो प्राप्त होता है उसे हम परासरण कहते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर 1 क्लास 9th का कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर 2 क्लास 9th चैप्टर 2 लाएंगे, तो बने रहिए हमारी अगली वीडियो देखने के लिए। और ये हमारी दूसरी वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादातर दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पास हमारी जो पहली वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।